हेलो गाइस, सो हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना पार्ट 3 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है। और आप ये क्लास 12th का पूरा सिलेबस है, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2021। ओके, और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। और एक खास बात मैं जरूर आपको गाइस बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सरफेस टेंशन के बारे में। और जो सरफेस टेंशन ये टॉपिक है ये ओल्ड सिलेबस में पूरा अकेला एक चैप्टर था। अब आप समझ सकते हो कि ये कैसा आपके सिलेबस में डाला हुआ है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी बन जाएगा। अगर आप लोग पूरा इस वीडियो को वॉच कर लोगे सो आप लोग को ये बहुत ही इजी बन जाएगा। और यहाँ से ओनली 2 से 3 क्वेश्चन ही जेई वगैरह में आते हैं, और बोर्ड एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। 1 न्यूमेरिकल आता है और इससे 2 थियरी आ सकती है, ठीक है, और 1 एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। सो ये चीज को आपको याद रखना है। मतलब ये इतना इसका वेटेज है, बहुत ज्यादा 6 to 7 मार्क्स का इसका अकेले का वेटेज हुआ करता है। मतलब सबसे हाईएस्ट वेटेज जो भी रहेगा ना 5, 6, 4 ऐसा इतने मार्क्स का ये सरफेस टेंशन अकेले है। बट सोच लो आपके इसमें तो पूरा फ्लूइड्स है, मैकेनिकल फ्लूइड्स है, यानी कि ये चैप्टर का वेटेज 5 to 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस पूरे फ्लूइड्स वाले चैप्टर के अंदर दूसरा चैप्टर सरफेस टेंशन डाल दिया है। और आज हम लोग इस अपने पार्ट 3 में यही पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग यहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हो या फिर ईमेल करके नोट्स ले सकते हो। ओके, तो अभी आज हम लोग इसमें देखेंगे, थोड़ा सा न्यू है एकदम, ठीक है। मतलब इसी जो अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एक टॉपिक है सरफेस टेंशन, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुछ कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव ब्लोन सोप बबल्स इन दी योर चाइल्डहुड्स, व्हाट इज देयर शेप। मतलब कि आपने कभी ना कभी जो सोप लिया होगा और उसमें से आपने कभी ना कभी उसके बबल्स तो निकाले होंगे, ठीक है। सो उसका शेप कैसे रहा करता था? तो उसका शेप कुछ ऐसे राउंड राउंड सर्कल स्फीयर शेप में, ठीक है। फिर सेकंड है, व्हाई डज अ ग्रीस्ड रेजर मतलब एक रेजर ब्लेड ले लो, ब्लेड जो आती है ब्लेड नॉर्मल, उसमें ग्रीस या ऑयल लगा दो, ठीक है, और फिर उसको फेंक दो किसी भी सी में या फिर रिवर में या फिर किसी भी वेल वगैरह में, तालाब वगैरह में, कहीं भी फेंक दो वगैरह, ठीक है। सो वो क्या होगी? फ्लोट होगी। सो ये क्यों फ्लोट होती है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम इसी में सीखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाई कैन अ वाटर स्पाइडर वॉक कंफर्टेबली ऑन द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर। मतलब जो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो गांव वगैरह रहते हैं वहां पे रिवर वगैरह में आप लोग जाओगे ना, जब वेल वगैरह में, ठीक है, सो वहां पे क्या हो करता है, एक ना ऐसा एक मतलब स्पाइडर रहती है जो पानी के ऊपर चलती है, फटाफट भाग लेती है, मतलब इतना स्पीड में पानी के ऊपर चल के भाग लेती है, ठीक है। सो वो ऐसा क्यों चल पाती है पानी के ऊपर? सो अभी फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन भी है, व्हाई आर फ्री लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। ये स्फेरिकल शेप में क्यों होते? तो इन सबका आंसर है सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन, इनका जो भी रीजन है सबका एक ही आंसर है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ये है प्रॉपर्टी, है सिंपल सी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, ये चीज आपको समझ के रखनी है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब ये जो सबका आंसर था ये था सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है ये समझ लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बस थोड़ा सा जो भी वर्ड्स बोलूंगा उसे इमेजिन करते जाना, मतलब इमेजिन करते रहोगे ना ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। सो उसे इमेजिन करते रहो जो भी बोलूंगा। सो जो सरफेस टेंशन है ना, ये है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। जो लिक्विड रेस्ट पे रहता है, मतलब मूवेबल, यानी डायनेमिक उसमें नहीं होती है, डायनेमिक चीजें उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगी, यानी वो मूव करेगा। मतलब जो ये अपना जो लिक्विड है ये रेस्ट पे चुपचाप बैठे रहेगा और मूव करेगा तब जब हम फोर्स लगाएंगे, बिकॉज डायनेमिक्स वही चीज होती है जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे देखते हैं टू, और ये मेनली और है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ लिक्विड एट सरफेस। मतलब ये वर्ड क्या है सरफेस, मतलब देखो अब ध्यान से समझना अच्छे से। सपोज आपके सामने एक ग्लास है, ग्लास में आपने यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, और ये सबसे ऊपर का पार्ट है ये है उसका सरफेस। क्या है? ये सरफेस है, ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है, ये है सरफेस, ठीक है। सो ये जो सरफेस पे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये जो सारे के सारे सरफेस में पार्टिकल्स हैं,
व्हाट अबाउट दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का नेचर कैसा होगा, और ये पार्टिकल्स एकदम स्ट्रेट कैसे होते हैं, यहाँ पे एकदम ज्यादा एकदम आप मतलब अगर कोई इन्हें मूव ना करे तो ये खुद से मूव नहीं होते हैं, ऐसा कैसे होता है इनमें, ठीक है। सो यही है सरफेस, और इसी के ऊपर जो टेंशन क्रिएट होती है, अब वो टेंशन क्या होता है उसको अभी हम डीप में बहुत ही अच्छे से समझने वाले, ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना। सो ये जो लिक्विड है ना सरफेस पे, ये जो पूरा यहाँ पे लिक्विड है सरफेस पे, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो सरफेस पे, तो इसी लिक्विड के बारे में जो भी हमारा बिहेवियर है वो पता होना चाहिए पहले। सो वो कौन कौन सा बिहेवियर है जो अप्लाई करेंगे हम सरफेस टेंशन को समझने में। अभी हम सबसे पहले कुछ चीजें समझेंगे, तब जाके सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से इजीली समझ जाएगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे क्या आपको ये सारी चीजें पता है, व्हेन वी राइट ऑन अ पेपर द इंक स्टिक्स टू द पेपर, हाँ ये भी पता है भाई, ठीक है। दूसरी बात, व्हेन टीचर राइट्स ऑन बोर्ड चॉक पार्टिकल्स स्टिक टू द बोर्ड, ये भी पता है भाई, क्यों होता है आगे समझोगे आप लोग। मर्क्यूरी इन अ ग्लास कंटेनर डज नॉट वेट इट्स सरफेस व्हाइल वाटर इन अ ग्लास कंटेनर वेट्स इट्स सरफेस, मतलब आप किसी भी ग्लास में अगर वाटर भरते हो तो यहाँ का जो ये कंटेनर है ये वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, बट अगर दूसरा ग्लास लो इसी में आप मर्क्यूरी डालो यानी Hg, तो ये गीला नहीं करता है, वेट नहीं करता है कंटेनर को, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या है, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं, फिलहाल इन चीजों को आप याद रखो, अभी इनका सबका रीजन आपको पता चलेगा। सो वो बिहेवियर सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट वन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है, इंटर मतलब होता है किसी के बीच में, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। सो सपोज एक ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स अप्लाई होगा, इन दोनों के बीच में जो भी ये फोर्स है, ये जो भी फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे इंटरनेशनल यानी दो नेशन के बीच में, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, इस चीज को याद रखना। दूसरी बात यहाँ पे और इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो मैटर होता है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो आपको पता ही है कि दुनिया में सॉलिड हो चाहे मतलब लिक्विड मैटर हो या फिर फ्लूइड्स, कोई भी चीज हो सकती है, एयर वगैरह, तो ये सारी चीजें मॉलिक्यूल्स से ही बनती हैं। इसका मतलब इनके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स का अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैटर के अंदर, उसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि अभी देखो यहाँ पे सपोज आपने कंटेनर लिया और कंटेनर में आपने फिल कर दिया वाटर को, ठीक है। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर के मॉलिक्यूल से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल कंटेनर के मॉलिक्यूल से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो अभी ये जो कंटेनर का मॉलिक्यूल है और ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है जो ग्लास में भरा है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो भी अट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या फिर सपोज कंटेनर है, कंटेनर में भरा है लिक्विड, ठीक है, और इसमें दो मॉलिक्यूल है और उन्हीं लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा उसे भी हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बट ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, ये दो टाइप का होता है, ये चीज आप अच्छे समझ लो। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कोहेसिव और अधेसिव जो फोर्स है ना, यही समझ लो, बाकी सारी चीजें आप लोग को समझ जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं एकदम सिंपल वर्ड में, ये आप खुद से रीड कर लो, मैंने आप लोग के लिए नोट्स क्रिएट किया है, चाहे तो पढ़ना है पढ़ लो, जो भी चीजें हैं, बट हम लोग यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझते हैं, ठीक है। सपोज मान लो कि आपने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में ओनली एंड ओनली वाटर फिल किया, क्या फिल किया यहाँ पे आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे वाटर फिल किया है, ठीक है। तो दो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। सो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स को, जो भी अट्रैक्शनल फोर्स होगा, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। व्हाई, बिकॉज कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि सेम मॉलिक्यूल में, यानी कि सेम सब्सटेंस के सेम मॉलिक्यूल में ही अप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल है, सो वो वाटर के मॉलिक्यूल से ही अट्रैक्ट होगा। अगर ऐसा कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। बट अगर यही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कंटेनर के मॉलिक्यूल से अगर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग सब्सटेंस हो गया, कंटेनर ग्लास से बना या किसी सॉलिड से बना होगा, उसके मॉलिक्यूल से अगर अट्रैक्ट हो रहा है, सो इस फोर्स को हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स। क्योंकि जो अधेसिव फोर्स
फोर्स होता है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अधेसिव फोर्स। यानी कि अधेसिव फोर्स उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस से आए हो। समझ गया कि नहीं? लाइक सपोज वाटर है और ग्लास के बीच में, ठीक है, बट अगर यही कोहेसिव फोर्स होता तो ये वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ही होता। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप जान लीजिए, मतलब जो कोहेसिव फोर्स होता है ये सेम मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस के बीच में होता है, बट जो अधेसिव फोर्स है ये सेम मॉलिक्यूल्स तो नहीं होते इसमें, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो डिफरेंट सब्सटेंस का होगा, लाइक वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल, या फिर सपोज लो मर्क्यूरी है या फिर ग्लास है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे वाले फोर्स को अधेसिव फोर्स बोलते हैं। यानी कि अधेसिव फोर्स उन दो मॉलिक्यूल्स में होता है जो कि डिफरेंट चीजों के मॉलिक्यूल्स होंगे, बट कोहेसिव फोर्स उन दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे वाटर के तो वाटर के, कोई लिक्विड रहेगा उस लिक्विड के। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखना है। और जो कोहेसिव फोर्स होता है ये मोस्टली अपना सॉलिड में होता है, और इसीलिए सॉलिड बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल होगा, सेम सब्सटेंस होगा, और सेम सब्सटेंस के अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो पाएंगे, बिकॉज उन सभी मॉलिक्यूल का नेचर सेम होगा। ठीक है, इसके लिए जो सॉलिड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से बनता है। ठीक है, इसीलिए सॉलिड का डेफिनेट शेप भी होता है, और जो सॉलिड होते हैं वो भी बहुत ज्यादा वीक नहीं होते जबकि स्ट्रांग होते हैं, बट जो गैसेस होती हैं वो वीक होती हैं, बिकॉज गैसेस किसी से भी मिक्स होते रहती हैं। लाइक हाइड्रोजन है, कभी गैस में ही नाइट्रोजन से इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएगा, कभी ऑक्सीजन से, कभी कार्बन से, तो ये थोड़ा सा इनकी डिफरेंट कंडीशंस होती है, बिकॉज गैसेस किसी से भी मिक्स हो सकती हैं। सो फिर वो क्या बना देंगी? अधेसिव फोर्स बना देंगे। अधेसिव मतलब वहां पे क्रिएट होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखना है। तो कोहेसिव अधेसिव याद रखना, कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल, अधेसिव मतलब डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। चलो कुछ चीजें और समझते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर यहाँ पे फोर्स अभी आपको अच्छे से समझना है, यानी कि जो रेंज है मॉलिक्यूलर फोर्स का रेंज। तो अब यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझ के रखना है। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। सपोज आपके सामने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ये मॉलिक्यूल का सेंटर है और ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो ये कितने रेंज तक इफेक्टिव है, मतलब कहां तक ये अट्रैक्ट कर सकता है। सपोज मैंने बोला कि ये यहां तक के सारे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो ये क्या होगा, ये जो इसका रेंज है ना, ये जो रेंज है इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। समझ गया कि नहीं? मतलब एक मॉलिक्यूल जो सपोज एम मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कितने के रेंज तक के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, कहां तक इफेक्टिव है, वही होता है मॉलिक्यूलर फोर्स। सो अगर आपको रीड करना है तो कर लो। द मैक्सिमम डिस्टेंस, याद रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव, मतलब एक मैक्सिमम रेंज जहां तक कि किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर रेंज इफेक्टिव होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव होता है, उसे हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके बारे में हम अभी अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो ये एक टाइप का ऐसा सपोज इमेजिनरी स्फीयर है विद मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर। ठीक है, ये बात ध्यान देना। एंड रेडियस इक्वल टू दी मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या पढ़ा? कुछ ऊपर से गया रहेगा आपके। ठीक है, अब ऊपर से नहीं जाएगा, यहां ध्यान देना। सपोज यहाँ पे कोई एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर के अंदर एक मॉलिक्यूल है। सपोज ये स्फीयर है, ठीक है, ये मैंने स्फीयर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ध्यान देना अच्छे से, और ये मॉलिक्यूल है, ध्यान देना अच्छे से, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के यहाँ पे सेंटर है। अब यहाँ ध्यान देना, ये स्फीयर वही स्फीयर है, सपोज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ध्यान देना अच्छे से, सपोज ये है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो ये क्या है, मतलब ये कैसे क्रिएट हुआ? सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो स्फीयर होता है, वहां से बनता है, वहां से क्रिएट होता है, जिसमें रेडियस एग्जैक्टली इक्वल होता है उसके रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के। यानी रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जितना होगा, सपोज यहां से लेकर
ठीक है, और यहां तक का रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स था। सो यहां से ये जो स्फीयर क्रिएट हो रहा है इसे मैं बोलूंगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलूंगा मैं इस स्फीयर को? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलूंगा, ठीक है, जिसमें जो रेडियस है वो क्या रहेगा? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। क्या रहेगा? जितना भी मॉलिक्यूलर रेंज होगा वही उसका रेडियस होगा, और मॉलिक्यूल्स उस स्फीयर के सेंटर में होगा। कहां पे होगा मॉलिक्यूल? उस स्फीयर के सेंटर में रहेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। सो अब आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और रेंज ऑफ मॉलिक्यूल समझ गया होगा। सो सपोज अगर ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, सो मॉलिक्यूल का ये वाला जो पार्ट है ये है अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और जो ये यहाँ पे एरो दिख रहा है ये एरो क्या है? ये है अपना रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, और जो ये सेंटर है ये है यहाँ पे मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ जो स्फीयर था, स्फीयर इन्फ्लुएंस एंड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ये आपको समझ चुका है ना। अब हम देखते हैं कि सरफेस फिल्म क्या होता है, ठीक है। फिल्म मतलब एक लेयर, ठीक है। सो ये क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान से समझ लो अच्छे से। द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विद थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। यानी कि जो रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सपोज यहाँ ध्यान देना अच्छे से, सपोज अगर यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल M है, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल M है, और जो इसका रेंज है वो यहाँ तक है, इतना इसका रेंज है, ठीक है, यहाँ से, और फिर यहाँ से एक स्फीयर बनता है जिसको हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, जो इसका यहाँ पे ये रेडियस है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे ध्यान देना। तो सपोज एक ग्लास है, और ग्लास में यहाँ पे हमने भरा है लिक्विड, ठीक है, ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझ के लेनी है कि जैसे हमने यहाँ पे फिल किया तो अभी यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सो सरफेस फिल्म क्या होता है? सो सरफेस फिल्म एक ऐसा एरिया है जिसमें का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस ये एग्जैक्टली इक्वल किसके होगा? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच के रेंज के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ के रखनी है। यानी कि फिलहाल जो लेयर होती है वो तो सरफेस पे ही फॉर्म होती है, जो ऊपर है यहीं पे सरफेस पे लेयर फॉर्म होगी, बट इस लेयर का जो थिकनेस है वो कितना रहेगा? वो थिकनेस उतना ही रहेगा जितना रेंज ऑफ मॉलिक्यूल होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल कितनी दूर तक किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, वही होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सो रेंज ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल की इतनी थिकनेस होगी, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे कोई भी चीज है तो नीचे का जो मॉलिक्यूल है ये वाला, और ऊपर का रेड वाला जो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया है, इन दोनों के बीच का जितना थिकनेस है वही लेयर की थिकनेस होगी। सो यहाँ पे अगर मैं समझाऊं तो x है एंड ये x डैश है, फिर ये y है और ये y डैश है, इन दोनों के बीच में ये जो थिकनेस है यही क्या है? यही है सरफेस फिल्म। ओके नाउ अब हम लोग देखते हैं फ्री सरफेस के बारे में। व्हाट इज फ्री सरफेस? सो इट इज द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कोई भी चीज अगर कोई भी शियर स्ट्रेस जिसमें नहीं होता है, क्योंकि शियर स्ट्रेस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? सॉलिड में होता है। और जिस चीज में शियर स्ट्रेस नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। यानी कि एयर में एयर वाला चीज जो कि एयर के कांटेक्ट में है, सो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ये क्या है? ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। सो एयर वाला जो पोजीशन है इसे हम क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। जो एयर के कांटेक्ट में सरफेस डायरेक्टली होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस बोलते हैं। यानी कि जो यहाँ पे सरफेस फिल्म है ये फिलहाल अभी क्या है? एयर के कांटेक्ट में है। तो अगर मैं इस यहाँ पे सरफेस फिल्म को साइड में लाऊं तो ये कुछ ऐसा रहेगा। सो ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? सरफेस ऑफ द लिक्विड, बिकॉज ये किसके कांटेक्ट में है? ये है एयर के कांटेक्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और नीचे वाला किसके कांटेक्ट में है? ये है लिक्विड के कांटेक्ट में, क्योंकि नीचे तो लिक्विड भरा हुआ है ना, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, सो वो लिक्विड के कांटेक्ट में रहेगी, ठीक है। चलो अब आपको सारी चीजें समझ गई होंगी। एक्स वाई जो यहाँ पे है वो फ्री सरफेस है, यानी कि जो ऊपर वाला एक्स और वाई है ये फ्री सरफेस है, और नीचे वाला एक्स डैश वाई डैश है ये नॉर्मल लिक्विड के कांटेक्ट में है। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सरफेस फिल्म बोलते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो नॉर्मल चीजें अभी तक हमने सीखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
फोर्सेस सीखा, फिर हम लोग ने सरफेस फिल्म के बारे में सीखा, फ्री सरफेस लिक्विड सीखा, और भी हमने यहाँ पे रेंज ऑफ मॉलिक्यूल सीखा, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी मॉलिक्यूल कितना दूर तक किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल को कितना दूर तक के रेंज तक अट्रैक्ट कर सकता है, वही होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो मतलब जो भी अगर सपोज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सपोज यहाँ पे है, तो ये अपने अगल बगल के सारे ऐसे एरिया, इसको सर्कुलर एरिया को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो होता है ये होता है रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस। और रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस कितना ही इसका रेडियस होता है, और सेंटर में मॉलिक्यूल बैठा होता है। ठीक है, तो ये जो स्फीयर बन गया, ये स्फीयर क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। अब हम लोग सरफेस टेंशन के कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके चलो, तो अब यहाँ पे आपको बस समझते जाना है, ये सारी चीजें पढ़नी नहीं है बस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें दे दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, बाकी और कुछ चीजें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने इस ए मॉलिक्यूल की। सपोज यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है, एक किसी भी लिक्विड मटेरियल के एकदम अंदर है, ग्लास है यहाँ पे, और ग्लास में आपने लिक्विड भरा है, लिक्विड का मैंने एक कोई भी मॉलिक्यूल जिसका नाम है ए, इसे फिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर बी है हल्का सा एयर से कॉन्टेक्ट, सी है वो हाफ एयर से कॉन्टेक्ट है। तीनों की स्टडी अच्छे से करेंगे, और इन तीनों की स्टडी अलग अलग पोजीशन में मॉलिक्यूल है, इन्हीं तीनों की स्टडी से जो आप सीखोगे ना वही होगा सरफेस टेंशन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सीख लो, फिर कुछ सीखने लायक बचेगा नहीं सरफेस टेंशन में। ठीक है, चलो तो अभी समझते हैं अच्छे से। तो जो भी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ध्यान देना अच्छे से, वो डीप है, एकदम डीप में, किसी भी मतलब लिक्विड के एकदम अंदर है। ठीक है, एकदम अंदर है। सो आप बताओ कि इसका कोहेसिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होगा, फिर यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल, इसके अगल बगल चारों तरफ मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि दो के बीच में जो मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसके भी बीच में, इसके भी बीच में, इसके भी बीच में, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स हो रहा है, मतलब सेम सब्सटेंस, सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ कोहेसिव फोर्स इज देयर, कितना कोहेसिव फोर्स है इसमें ये बताओ। सो कोहेसिव फोर्स इसमें 0 होगा। आप शॉक हो जाओगे, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि इसके अगल बगल चारों तरफ मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स है, और सारे मॉलिक्यूल्स इस बड़े वाले ए मॉलिक्यूल से क्या बनाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसीलिए सारे मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स इस पे अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, यानी कि नेग्लिजिबल। ये सबके सब जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे फोर्स होंगे, कोहेसिव फोर्स होगा, सब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाने की वजह से नेग्लिजिबल माना जाएगा जो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स होगा। सो ए इस सब्सटेंस मॉलिक्यूल पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये कोहेसिव फोर्स कितना रहेगा, यहाँ पे 0 होगा। ये चीज आपको समझ के रखनी है, क्योंकि जो ए मॉलिक्यूल है ये डीप इनसाइड द लिक्विड है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ रखना है, और जितने भी इसके अगल बगल मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो भी कोहेसिव फोर्स होगा वो इक्वली अप्लाई होगा इन ऑल डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में वो अप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और इसके अगल बगल जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में बट इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। सो इक्वल फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर सपोज इसने अट्रैक्ट किया तो ये इसकी तरफ जाएगा, बट इसने भी तो ये वाला मॉलिक्यूल भी तो इसको खींचा है, सो ये इसकी तरफ आ जाएगा, फिर ऐसे इसकी तरफ जाएगा, फिर ऐसे सबके तरफ जाएगा, और सबने अपने तरफ खींच के रखा है। सो इनडायरेक्टली एट द एंड ये जो ए है, ये सब्सटेंस किधर भी मूव ही नहीं होगा, यानी कि ये नॉन मूवेबल होगा। ठीक है, यानी कि मूव करेगा ही नहीं, बिकॉज सारे के सारे जो अगल बगल के ये सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब ने इसको अट्रैक्ट किया है, और ये बीच में ही रह जाएगा। ये चीज आप इमेजिन कर सकते हो। आपने एक गेम भी खेला होगा, सपोज एक यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है, और इसको अपने बीच में रस्सी से टाई अप कर दिया, और इसके अगल बगल मतलब 4 से 5 10 6 7 रस्सियां बांध दी, स्ट्रिंग बांध दिया, और सबने इसको अपने अपने तरफ से खींचा। सो ये आदमी किधर जाएगा, किधर भी नहीं जा पाएगा। सो कुछ वैसी ही कंडीशन है कि ये जो ह्यूमन होगा, ये मेल हो या फीमेल होगा, ये किधर भी मूव नहीं कर पाएगा। सेम वही हालत है यहाँ पे मॉलिक्यूल ए की, क्योंकि इसके पास जो भी अब फोर्स होगा वो 0 नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि खींच तो ये भी रहा है, ये भी रहा है, ये भी रहा है, सबके सब मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बट सबका फोर्स 0 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस होगा, ये इंसान जो भी रहेगा, ये यहाँ के यहाँ ही फिक्स बैठा रहेगा।
ठीक है। सो ये चीज आपको समझना है कि डीप डाउन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोहेसिव फोर्स नील या जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग कि बी पॉइंट की अब बात करते हैं। जो बी पॉइंट है वो हल्का सा स्मॉलर पार्ट उसका कहां पे है, एयर में है, ठीक है। ये बात ध्यान देना, हल्का सा पार्ट उसका कहां पे है, जो स्फीयर का हल्का सा पार्ट कहां पे, एयर मॉलिक्यूल्स में है, ठीक है। सो अब यहां पे ध्यान देना, जो ए मॉलिक्यूल था इसमें कोहेसिव फोर्स लग रहा था क्योंकि सारे के सारे अगल बगल लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही थे। बट इस बी वाले की जब हम बात करेंगे सो हाफ पोर्शन कहां है, लिक्विड में है, और हाफ पोर्शन कहां है, एयर में है, ठीक है। सो इसमें कहीं ना कहीं कोहेसिव फोर्स भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं बट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे ना, लिक्विड के तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। सो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस पूरे के पूरे बी को अट्रैक्ट करेंगे और एयर तो यहाँ पे बहुत कम है, तो एयर भी अट्रैक्ट करेगा। बट कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर एयर का जो मॉलिक्यूल्स है ये अप्लाई हो रहा है बी में, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा का पूरा जो एयर है इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि जो पानी के अंदर का जो ड्रॉपलेट है उसे अपनी तरफ एयर खींच लेगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये लेयर को पास करा के और खींच लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है और लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा है, और इसीलिए लिक्विड में जब ज्यादा मॉलिक्यूल है और सारे मॉलिक्यूल फोर्स लगाते हैं इस बी को अपने तरफ खींचने में, कौन सा फोर्स लगाएंगे, सो कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। और ये जो एयर, जो ऊपर का हाफ पार्ट बच गया, ये हाफ पार्ट में कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें है तो वो लिक्विड का मतलब ड्रॉपलेट, बट एयर के मॉलिक्यूल्स इसमें फोर्स लगाएंगे, इसीलिए वो कौन सा फोर्स होगा, अधेसिव फोर्स होगा। समझ गया कि नहीं। सो ऊपर इसके अधेसिव फोर्स लगेगा और नीचे इसके कोहेसिव फोर्स लगेगा, बट कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम होगा, इसके लिए ये मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जा पाएगा। समझ गया कि नहीं, ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है। और अधेसिव फोर्स अप्लाई होता है मॉलिक्यूल बी में ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल अबेव टू इट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए जो इन्फ्लुएंस होगा स्फीयर का वो थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि मतलब जितना ए के पास इन्फ्लुएंस है उतना तो नहीं होगा, थोड़ा सा वीक होगा बी में, बट इतना भी नहीं कि ये जो बी मॉलिक्यूल है ये एयर में भाग जाए। मतलब अपने पास पानी ग्लास में भरा हुआ है और एयर अगर ऐसा खींचने लगे पानी को तो अपना पूरा का पूरा यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल है सब उड़ के बाहर चले जाएंगे विदाउट एनी इवेपोरेशन। तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल जो है ये इन सारे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे सरफेस से बाहर कोई मॉलिक्यूल जा नहीं पाता है। जाना तो चाहता है बट जा नहीं पाता है, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल इन ऊपर के मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे पॉइंट सी की, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चीज को भी समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मतलब ए में क्या देखा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सब इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे थे इक्वल फोर्स से। फिर यहाँ पे क्या देखा कि जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पार्शियली यहाँ पे जो एयर का मॉलिक्यूल है ये भी इसको हल्का हल्का अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अधेसिव फोर्स अप्लाई हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, कोहेसिव फोर्स अप्लाई हुआ। बट कोहेसिव फोर्स यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, अधेसिव फोर्स क्या है, यहाँ पे मिनिमम है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के या लिक्विड के ये ज्यादा है, इसके लिए ये बी मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन के टवर्ड्स क्या रहेगा, पुल्ड होगा, ना कि एयर में जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सी वाले मॉलिक्यूल को, ठीक है। सी मॉलिक्यूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे समझना कि जो हाफ मॉलिक्यूल एयर में है, ठीक है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे एयर में है, पूरा का पूरा हाफ, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किसके इन्फ्लुएंस में है, एयर के इन्फ्लुएंस में, और हाफ किसके इन्फ्लुएंस में है, लिक्विड के इन्फ्लुएंस में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो भी मेन इन्फ्लुएंस हो रहा है कौन से मॉलिक्यूल पे हो रहा है, मॉलिक्यूल सी पे हो रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो एयर की जो डेंसिटी होगी, एयर की डेंसिटी, यहाँ पे एयर बहुत कम है, ठीक है, तो एयर की जो डेंसिटी है ये बहुत कम है। हाफ आ गया तो भी देखो एक ही कंडीशन है कि ये मॉलिक्यूल बाहर निकल के नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये अंदर की तरफ ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, सो यही आपको समझना है, ऐसा क्यों, व्हाई, ठीक है। सो जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे फ्लूइड में, ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है ये बहुत ज्यादा है, और इस सी मॉलिक्यूल्स जो होगा ये इन सी मॉलिक्यूल्स को ये सारे मॉलिक्यूल अपने तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और जो ये एयर का मॉलिक्यूल है ये भी इन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इन्हें अट्रैक्ट करेगा। सो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ये ऊपर वाला, इसे हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, अधेसिव फोर्स, और जो नीचे वाला इसे हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। बट कौन सी जगह पे ज्यादा डेंसिटी है, सो फ्लूइड में ज्यादा डेंसिटी है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल भाई ज्यादा डेंसिटी ना, बट एयर में कम डेंसिटी है। सो कौन ज्यादा खींच पाएगा, सो
फ्लूइड वाला ज्यादा खींच पाएगा अपने तरफ, यानी कि जितना भी ये सी मॉलिक्यूल है ये लिक्विड की तरफ ज्यादा टुवर्ड्स लिक्विड ये ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स है ये क्या होगा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसीलिए ये सी मॉलिक्यूल ऊपर बिल्कुल नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो इस चीज को आपको समझ के रखना है। सो इसीलिए रिजल्ट में क्या होगा कि मॉलिक्यूल सी ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड, और इसीलिए जो मॉलिक्यूल सी होगा वो भी लिक्विड के अंदर ही अट्रैक्टेड होगा। तो हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है और उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, इसीलिए सरफेस में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, हमेशा लिक्विड के या फ्लूइड के इनसाइड ही अट्रैक्टेड रहेंगे, यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स इनसाइड द लिक्विड कॉलम, इनसाइड लिक्विड कॉलम इनका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। व्हाई? बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं और ये सारे मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, इनको बाहर नहीं जाने देते हैं। वेदर अगर हाफ मॉलिक्यूल भी आ गया तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने देते, बिकॉज एयर तो वैसे भी कम है। हाँ, बट अगर एयर का मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए तो ये खींच सकता अपने तरफ, बट जल्दी ऐसा होता नहीं है, ऐसी कंडीशन अब तक आई नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मैजिक नहीं होगा यहाँ पे। चलो अब हम यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है सपोज। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स कुछ और हाफ में, कुछ और ज्यादा ही ऐसे हाफ में है। ठीक है, सो ये यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल भी अंदर ही रहेगा। अगर सपोज ऐसी कुछ कंडीशन आ गई, ऐसी वाली यहाँ पे, ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन आ गई, यानी कि 75% ऊपर है और बाकी का नीचे, तो भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अट्रैक्टेड होगा। व्हाई? बिकॉज इतने के अंदर भी जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी एयर के मॉलिक्यूल से ज्यादा है फ्लूइड मॉलिक्यूल, और ये इसे खींच लेंगे अपनी तरफ, इसके लिए ये मॉलिक्यूल भी नीचे ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि जो नीचे डीप डाउन मॉलिक्यूल है उसमें तो कोहेसिव फोर्स बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम है, एकदम लो है, क्योंकि नेग्लेक्ट हो जाता है। बट सरफेस की जब हम बात करते हैं तो सरफेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स का फोर्स वो बहुत मैक्सिमम है, बिकॉज एयर भी अपनी तरफ खींच रहा है और लिक्विड भी अपनी तरफ खींच रहा है। सो यहाँ पे कुछ वैसी ही कंडीशन हो गई जैसा कि आप एक हाथ में रबर इस एंड में और इस एंड में पकड़ लो और अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर दो। सो रबर क्या होगी, एक्सटेंड होती है, और उसमें जो भी एक स्ट्रेट ऐसा इलास्टिक एक ऐसा टेंशन क्रिएट होता है। एक स्ट्रिंग को आप खींचो और खींचने के बाद जब वो जैसा भी दिखता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग वो जो स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच, उसी स्ट्रेच को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो जो स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच वही है टेंशन। सो यहाँ पे एयर भी खींच रहा है, यहाँ पे लिक्विड भी खींच रहा है। सो इस सरफेस एरिया में क्या होगा, इस सरफेस एरिया में सारे मॉलिक्यूल्स एकदम ज्यादा फोर्सली अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे की तरफ, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल ना तो ऊपर जाएंगे और ना ही ये नीचे आ पाएंगे जल्दी, मतलब आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, क्योंकि नीचे वाला मॉलिक्यूल सिंपल सा रहेगा, आराम से नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं है। बट ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे एक टेंशन क्रिएट होता है सरफेस के ऊपर, यानी कि जो ये सरफेस है ऊपर का, यहाँ पे एक्स और एक्स डैश के बीच में ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल ऊपर खींच रहा है और लिक्विड मॉलिक्यूल नीचे खींच रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन तो नीचे की तरफ ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी जो अट्रैक्शन होगी वो जीरो होगी। व्हाई? बिकॉज कोहेसिव फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। ठीक है, बट यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, अधिक मैक्सिमम क्रिएट हो जाएगा। टेंशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा सरफेस फिल्म के अंदर, और जो टेंशन होगा ये बहुत ज्यादा रिमेंस रहेगा। इसीलिए जो सरफेस में टेंशन क्रिएट हुआ है ना, इसी टेंशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। सो दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन, and the force due to surface tension acts tangential to the free surface of liquid। ये अभी समझेंगे, बट इस चीज को आपको ध्यान देना, यानी कि जो सरफेस होता है फिल्म के ऊपर, यानी कि जो ये फिल्म यानी सरफेस है, तो जो फिल्म होती है
इसके ऊपर लिक्विड जो होगा ये बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन लाइक यहाँ पे बन जाता है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ऐसा खींची हुई मेम्ब्रेन, जैसे आप एक रबर को खींच रहे हो वैसा कुछ एक मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल का एक मेम्ब्रेन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा एक लेयर का मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी कि सरफेस यहाँ पे फिल्म में बोलते हैं, और इसके नीचे पूरे मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं, यहाँ पे तो पूरा मॉलिक्यूल्स भरा होता है, ठीक है। सो जो इसके ऊपर ये मेम्ब्रेनल टेंशन क्रिएट हुआ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। और जो सरफेस टेंशन होगा इसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है। बोलने का मीनिंग ये है कि अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस बनाता हूँ, सपोज देखो ये है अपना सरफेस, ठीक है, ये है अपना सरफेस। सो जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स है, इनमें जो फोर्स होगा ना ये मॉलिक्यूल्स के टेंजेंशियल होगा, ये देखो ये है अपना फोर्स, ठीक है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन सबको क्या होगा, फोर्स अपना टेंजेंशियल होगा, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे इन सबको टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट होगा, टेंजेंशियल फोर्स किधर भी होगा बट फोर्स कैसा रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा, ठीक है। मतलब सपोज ये मॉलिक्यूल है तो इसको यहाँ से ऐसा टेंजेंट जाती है, जो टेंजेंट मीन टच, तो ऐसा टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो सरफेस टेंशन अब आपको समझ गया होगा कि वो टेंशन जो सरफेस में क्रिएट होता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते हैं सरफेस टेंशन की, ओके। So surface tension denoted by T. So surface tension T is defined as the tangential force. ध्यान देना क्योंकि tangential force से ही तो surface tension बनता है। So tangential force acting per unit length on both side of an imaginary line drawn on the free surface of liquid. अब देखो यहाँ पे suppose हम लोग ने यहाँ पे एक ये अपना surface है liquid का, ठीक है, यहाँ पे ग्लास लिया था, ये ग्लास के ऊपर का सरफेस है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि फोर्स दिखा रही है, ठीक है, और यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल में, यहाँ मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल, यहाँ हर जगह मॉलिक्यूल है। सो हर मॉलिक्यूल में जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसे हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको अब ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है इस पूरे सरफेस में, और यहाँ तो वाटर मॉलिक्यूल है ही है, और ऊपर क्या है, एयर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो ये जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ना, टेंजेंशियली जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, इस फोर्स को, ये जो फोर्स है यहाँ पे, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सबसे सिंपल वर्ड में टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना। और ये पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस लाइन की कितनी लेंथ में वर्क करता है, ठीक है, वही होता है सरफेस टेंशन, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इज नथिंग बट क्या, टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट टेंशन, ठीक है, ये बात ध्यान देना। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, इसलिए यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमेंशन क्या होगा, L0 M0 T-2, ठीक है। सो ये होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन, यानी कि ऊपर की तरफ एयर की तरफ और नीचे लिक्विड की तरफ भी, दोनों की तरफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जो फ्री सरफेस हमने पढ़ा था, यानी कि जो ये ऊपर का सरफेस है उसे फ्री सरफेस कहते हैं, ठीक है। सो फ्री सरफेस में जो भी लाइंस ड्रॉ होती है वही होता है अपना टेंजेंशियल फोर्स। सो इस चीज को आपको समझ के रखना है, ओके। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले न्यू चीजें जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरफेस एनर्जी के बारे में। सरफेस के ऊपर जो टेंशन क्रिएट होता है तो वो कौन सा हो गया, वो तो हो गया भाई सरफेस टेंशन। बट सरफेस एनर्जी क्या होती है ये समझते हैं कि भाई सरफेस एनर्जी क्या है, ठीक है। सो चलो सरफेस एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर सपोज आपके सामने एक यहाँ पे ऐसी कोई चीज है, यानी कि ये ग्लास है, और यहाँ पे आपके सामने एक है, ये सरफेस हो गया, ठीक है, ये हो गया सरफेस। सो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी लिक्विड के सरफेस पे बहुत ज्यादा होती है, तभी तो वहां पे मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड रहते हैं ना एक जगह पे। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ये वाटर, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे मूव करने लगेंगे, और जब मूव करने लगेंगे तो फिर सरफेस के ऊपर टेंशन कैसे क्रिएट होगा, वो स्ट्रेच्ड कैसे रहेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो ऊपर भाग जाएंगे तो फिर नीचे भाग जाएंगे। बट ऐसा होता है क्या, नहीं, वो उसी सरफेस में ही क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड रहते हैं, यानी कि उनमें टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है। सो यानी कि इनमें पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि
वो द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी। ठीक है, उस सरफेस को यानी कि जो लिक्विड का सरफेस है, यहाँ पे जो लिक्विड का सरफेस है वहां पे जितनी टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो टोटल क्या होगी, उसी टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे। समझ गया कि नहीं? यानी कि जितना भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या है, उसका सरफेस एनर्जी है। ठीक है, चलो, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। और फिर अगर सरफेस एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे मतलब कि कम मॉलिक्यूल है। सिंपल सी बात है भाई, अगर एक सरफेस में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर बहुत कम मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे एक चीज और सुन लो, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मतलब ज्यादा इसका एरिया होगा, सरफेस का एरिया बहुत ज्यादा होगा। बट अगर मॉलिक्यूल कम होंगे तो एनर्जी भी कम होगी, यानी सरफेस एनर्जी भी कम हो जाएगी और फिर एरिया भी कम होगा। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि अगर सरफेस एरिया को डिक्रीज करना है किसी भी लिक्विड के तो क्या करोगे, तो आप पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर दो, अपने आप सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के लेना है। सुनना हो, अब हम यहाँ पे एक रिलेशन समझेंगे। क्या रिलेशन? रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन के बारे में। इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन आज सीखेंगे। ठीक है, चलो, तो आप एक खिलौना यानी कि एक टॉय समझ लो, ले लो। आपके सामने एक ऐसा टॉय है, आप इसका एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, आपने किया भी होगा बहुत बार। ठीक है, वो बचपन वाला कि सपोज देखो आपने ऐसा एक कोई चीज आपके पास होता है, ऐसी चीज को आप पकड़ते हो और यहाँ पे बीच में होल रहता है, और फिर आपके सामने एक सोप रहता है, सोप उसमें आप डालते हो और यहाँ से फूकते हो तो बबल्स बाहर निकलते हैं। ये चीज आपने किया है। ठीक है, सो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक आपके सामने रेक्टेंगुलर शीट है ऐसी कुछ, ठीक है, हाफ यहाँ से कट, और यहाँ पे आपने एक चीज को बांध दिया है। ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ कर दिया, और जो कि ये इस साइड भी मूव हो सकती है और इस साइड भी मूव हो सकती है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे एक ऐसा कुछ कर दिया और सोप में इसे डुबाया। सो यहाँ पे क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगी, यानी कि सोप की एक लेयर बन जाएगी, पानी की, लिक्विड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिक्विड की लेयर बन जाएगी। ठीक है, सो वो लेयर अभी बन गई, यानी सरफेस एनर्जी वहां पे क्रिएट होगी, सरफेस बन गया, यानी कि कुछ ऐसी लेयर बनेगी, हम लोग इसको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाते हैं, वहां पे ऐसे उसके मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ऐसी लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये सरफेस है ना, तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। फिर ठीक है, इसके ऊपर जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन भी कुछ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सरफेस एनर्जी भी होगी। तो यही टेंशन और यही पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देखना। कोई एक ऐसी चीज ले लो, बीच में यहाँ से कोई एक ऐसा बांध दो जो ये मूव कर सके, इधर से उधर आप खिसका सको इसको। ठीक है, आप इसे मूव कर सको, और फिर सोप में डुबाओ तो यहाँ पे एक फिल्म बन के आएगी। ठीक है, फिल्म मतलब एक लेयर बन जाएगी सोप की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक लेयर बन जाया करती है और फिर हम फूकते हैं तो उड़ जाती है बबल, वैसे यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, सो वो जो लेयर होगी ना, उस लेयर की स्टडी हम कर रहे हैं, वो लेयर की। ठीक है, वो लेयर को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर इस चीज को हम इस साइड मूव करेंगे तो लेयर कम हो जाएगी, अगर इधर मूव करेंगे तो लेयर बढ़ेगी। ठीक है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं सारी चीजों को लाइन टू लाइन। कंसिडर P डैश और P S डैश इज रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी P, यहाँ पे देखो, यहाँ पे P डैश, P S और S डैश एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, जहां पे ये इनमें जो QR एक चीज है, वो जो ये QR है ये मूव कर सकता है आगे पीछे। ठीक है, फिर दूसरी बात, सपोज कि अगर हमने फ्रेम को डिप किया है सोप के अंदर और उससे वहां पे फिर उसके बाद उससे बाहर निकाला, तो अगर सपोज QR को हमने मूव किया इनसाइड, दैट इज टुवर्ड्स द PS, तो यहाँ पे समझ लो हमने PS की तरफ इसे पहले मूव किया QR को। देखो यहाँ पे जो पानी पानी दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक अभी लेयर बन चुकी है, डिप करने के बाद लेयर बन गई है। ठीक है, सो अगर हम QR को PS की तरफ मूव करते हैं सो क्या होगा, तो किसी ना किसी फोर्स की वजह से इसे मूव करेंगे, तो वो जो भी फोर्स होगा उसे हम इनवर्ड फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्ड फोर्स। और वही टोटल फोर्स किससे मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पे कितने पर यूनिट लेंथ में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यही क्या होता है, ये तो टेंशन होता है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यही हमें मिल जाएगा, यानी कि टेंशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यही अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। जब हम इसे इस साइड मूव करेंगे सो क्या होगा, तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितने यूनिट ऑफ लेंथ में, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यही हमको पढ़ना है, और यही क्या होता है, यही होता है अपना टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, वेयर L इज द लेंथ ऑफ फ्रेम
ऑन सरफेस, यानी कि ये जो फ्रेम यहाँ पे बन गया है इसका लेंथ है, ठीक है। बट ये जो लेंथ होगा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, जो लेंथ है ये एक ऊपर का भी लेंथ होगा और नीचे का भी लेंथ होगा। सो नीचे वाला लेंथ मैंने 1L माना, ऊपर वाले को 1L माना, टोटल कितना हो गया, L प्लस L इक्वल टू 2L हो गया। यानी कि जो मेन लेंथ है वो कितना होगा, 2L होगा, यानी कि L इक्वल टू 2L हो गया। अभी आप समझ लो भाई कि आपने ये शीट लिया है तो इसके ऊपर का जो लेंथ है, ऊपर से यहाँ तक का जो लेंथ है वो L है, स्मॉल L है, और इसके पीछे साइड से भी मेजर करोगे तो वो अपर लेयर रहेगी और नीचे लेयर है ना यहाँ पे, तो ये ऊपर की लेयर का लेंथ L है, स्मॉल L, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की लेयर है उसका लेयर कितना रहेगा, उसका भी L रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 2L मिल जाएगा, यानी कि L इक्वल टू 2L। समझ आया कि नहीं। सो इस L की जगह में हमने 2L पुट कर दिया और अपने को टोटल फोर्स मिल गया, फोर्स इज इक्वल टू T इंटू 2L। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली यही चीज लिख दिया है, ये सब कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू T इंटू 2L। T क्या है, सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे समझ लेते फटाफट F डैश। अब हमने क्या किया था, इस QR को इस साइड मूव किया था PS के टूवर्ड्स, अब हम इसे P डैश S डैश के टूवर्ड्स मूव करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना हम PS की तरफ मूव करने के लिए लगा रहे थे, बट इस बार हमारा फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा F के अपोजिट लगाएंगे F डैश को। ठीक है, चलो, तो यानी कि बाकी चीजें तो इक्वल ही रहने वाली है, अपोजिट होगा तो इक्वल ही रहेगा ना। सो F डैश इज अपोजिट फोर्स ऑफ F का अपोजिट फोर्स होगा, इसीलिए जो F डैश है ये मूव टूवर्ड्स Q डैश और R डैश, यानी कि Q डैश और R डैश की टूवर्ड्स मूव होगा। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हुआ, हमने कितना फोर्स लगाया, मान लो कि dx अपना एरिया है, ये पूरे के पूरे का एरिया है। ठीक है, F डैश फोर्स था और dw वर्क डन है। ठीक है, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, QR ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, F क्या है, कितने फोर्स से किया और कितना काम हुआ, वर्क डन। ठीक है, सो यहाँ पे dw इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, F डैश dx। और हमको पता है कि ये वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, यही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वहां पे dw इज इक्वल टू T इंटू 2L dx फटाक से पुट करेंगे। देखो यही दिया था ना वहां पे, F डैश 2 इंटू TL, क्योंकि F डैश अपोजिट है, बस F के ही इक्वल है बट अपोजिट है। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम होने वाली है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ रखना है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो एकदम सेम आएगी। ठीक है, हाँ चलो, तो अभी आपको ये चीज एकदम समझ के रखना है, यानी कि जो dw रहेगा यहाँ पे, F डैश जो रहेगा, F डैश कितना आएगा, T इंटू 2L बन जाएगा। क्या बन जाएगा, T इंटू 2L dx। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे dx तो ऑलरेडी दिया ही है, T इंटू 2L dx हो जाएगा, और जो 2L dx है ये पूरा का पूरा क्या है, ये अपना एरिया है। ठीक है, 2L dx क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि लेंथ इंटू, और यहाँ पे जो थोड़ा सा एरिया है वो क्या बन जाएगा, dA बन जाएगा, यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर आप QR को QR डैश की तरफ मूव करोगे तो ये फिल्म का एरिया बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी फिल्म। ठीक है, बढ़ेगी, जितना घुमाओगे उतना बढ़ेगी। ठीक है, सो क्या होगा, TW इज इक्वल टू TDA बन गया। ठीक है, और जो TW है यही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वही क्या होता है, वही होता है सरफेस एनर्जी। सो TW इज इक्वल टू क्या बन गया, सरफेस एनर्जी, यानी कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू TDA। क्या बन गया, TDA। यही है अपना रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी S इज इक्वल टू T इंटू DA, यानी कि ये क्या है, सरफेस टेंशन, और ये क्या है, S। तो यहाँ से सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन मिलती है कि T इज इक्वल टू, यानी कि जो यहाँ पे S है, S अपॉन DA, यानी कि क्या मिला अपने को, T इज इक्वल टू S अपॉन, जो यहाँ पे S है, S यानी कि जो अपना नॉर्मल सरफेस एनर्जी है, अपॉन DA, यानी सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में कितनी, हाउ मच अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी यू आर अप्लाइंग। ठीक है, सो ये इसके इक्वल भी अपना टेंशन होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखो। तो मेन फॉर्मूला रिलेशन जो है वो ये है, S इज इक्वल टू TDA। ठीक है, सो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, ये एग्जाम में पूछता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ये चीज को आपको समझ के रखना है। एक दो बार वीडियो देखोगे और इमेजिन करके रखोगे, बस देखो करना क्या है यार, एक बार इसको इधर मूव करो तो F क्या मिला अपने को, T इंटू 2L मिल गया। ठीक है, फिर यही सेम फोर्स इधर अप्लाई करूंगा तो उसको F डैश मान लिया, F डैश इज इक्वल टू T इंटू और 2L ही मानूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर दूसरी बात, वर्क कर रहा हूं ना मैं, तो DW क्या हो गया, वर्क हो गया। यहाँ पे देखो DW अपना क्या हो गया, वर्क हो गया, और F डैश की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो F डैश की वैल्यू भी क्या होगी, 2 इंटू 2L ही रहेगी, क्योंकि F और F डैश इक्वल है मैग्नीट्यूड में,
उनका जस्ट डायरेक्शन अलग अलग है। सो क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो सेम सेम आएगी ना, अपने को वैल्यू के ऊपर फोकस करना है। तो 2 इंटू 2l आ जाएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 12 dx एक साथ रख लिया, और 12 dx क्या होता है, मेन एरिया होती है। तो यहाँ पे एरिया पुट कर दिया और यही प्रूफ हो गया। जस्ट 3 स्टेप का तो भाई है, ठीक है। जो बाकी की लिखी है वो तो हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे लिखी है ये सारी चीजें, वेयर एंड वाई क्या होता है, ठीक है, तो वो तो लिखा है, बाकी चीजें सेम है। चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। अब यहां से मेन स्टार्ट होगा सरफेस टेंशन और अच्छे से डीप में। ओके चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके चलो सो अभी यहाँ पे क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक पहले पढ़ लो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसको समझेंगे। व्हेन लिक्विड सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस इट फॉर्म्स द मेनिस्कस। आप बोलोगे मेनिस्कस क्या है, तुरंत बताओ हमें। हम बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो मेनिस्कस समझ लेते हैं क्या होता है। सपोज यहाँ पे आपके सामने एक सरफेस है, ठीक है, ये एक ग्लास है, यहाँ पे आपने लिक्विड फिल कर दिया। सो आप ग्लास में आज के आज ही पानी भर के देखना, ग्लास में भरना, कांच की यानी लेड की ग्लास में पानी भरना, स्टील वगैरह की ग्लास में पानी मत भरना, ठीक है। सो ध्यान रखना अच्छे से। सो जब उसमें आप देखोगे ना तो जो लिक्विड ऐसे होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना, बट ऐसा उसका सरफेस नहीं होगा। कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, हल्का सा ऐसा लिक्विड रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है। सो ये जो चीज है ना यही होता है मेनिस्कस। क्या होता है, ये मेनिस्कस होता है, ठीक है। अब आपको समझ क्या होगा कि व्हाट इज द मेनिस्कस, ठीक है। आज घर पे करके देख लो ये चीज को, ये है मेनिस्कस, ठीक है। मेनिस्कस 2 टाइप के होते हैं। अब देखो एक ऐसा फॉर्म हुआ है, एक ऐसा भी तो फॉर्म हो सकता है, एक ये देखो ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा भी फॉर्म हो सकता है। सो ये भी मेनिस्कस है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों मेनिस्कस होते हैं, ठीक है। तो एक हो गया कॉन्वेक्स मेनिस्कस और दूसरा हो गया कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस है ये नॉर्मली मर्क्यूरी के साथ बनता है, किसके साथ, मर्क्यूरी एंड ग्लास, ठीक है। और जो कॉनकेव मेनिस्कस है वो वाटर एंड ग्लास के बीच में बनता है। ये एमसीक्यू में हमेशा पूछते हैं, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्या होता है, मर्क्यूरी एंड ग्लास के बीच में, और जो कॉनकेव मेनिस्कस होता है ये वाटर एंड ग्लास के बीच में होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे ये मेनिस्कस फॉर्म्ड है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो ये मेनिस्कस फॉर्म्ड है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये है मर्क्यूरी के लिए और ये है अपना वाटर के लिए, ठीक है। ये चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो अब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको समझना है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ध्यान देना अच्छे से। सपोज हमने यहाँ पे एक ग्लास क्रिएट किया, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल लिक्विड भरा है और इसका हमने नॉर्मल ले लिया अपना कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है, ये कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है, ये है अपना कॉनकेव मेनिस्कस, और ये है अपना कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये है अपना कॉन्वेक्स मेनिस्कस, और ये अपना कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस कॉनकेव है। चलो अब यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट टू दैट मेनिस्कस को हमने एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ की, इधर से भी हमने एक लाइन ड्रॉ की टेंजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक एंगल क्रिएट हुआ बिटवीन द कंटेनर ऑफ सॉलिड एंड दैट मेनिस्कस ऑफ लिक्विड, हम इसे थीटा बोलेंगे, और यही एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कांटेक्ट कराता है किसके साथ, लिक्विड सरफेस और अपने कंटेनर के साथ। तो यहाँ पे जो भी लिक्विड में ये थीटा क्रिएट हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब आप समझ गए रहोगे, अब आप इसे भी देख लो, समझ जाएगा, और आप चाहो तो इसे भी देख लो, ये भी आपको समझ जाएगा। ओके चलो, तो अब एक बार इसकी डेफिनेशन आप रीड कर लो, समझ जाएगा। द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन, जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ड्रॉन टू द फ्री सरफेस, टू ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का फ्री सरफेस, एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी सरफेस ऑफ सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ जो हमने एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि जो अपना ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में दैट एंगल इज मेजर्ड विद द लिक्विड, एंड दैट एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट,
ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, बहुत बेसिक डेफिनेशन। ये मैं बता दूं, जब मैंने अपना 12th का एग्जाम दिया था तब ये एग्जाम में बोर्ड में आया था 3 मार्क्स के लिए विद डेफिनेशन और ये डायग्राम के साथ, ठीक है, विद इट्स टाइप्स ऑफ मेनिस्कस आल्सो, ठीक है। सो ये चीजें आपको पूछा था और कभी भी पूछ सकता है, एग्जाम में हमेशा आता है ये बोर्ड में, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी शेप ऑफ मेनिस्कस को समझते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डीप में पढ़ने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को। जो मेनिस्कस है उसके शेप के बारे में पढ़ते हैं भाई। अभी अगर मेनिस्कस एक्यूट एंगल भी बना सकता है, फिर यहाँ पे मेनिस्कस कैसा भी एंगल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चलो यानी कि अगर सपोज यहाँ पे लिक्विड है, ऐसा ये लिक्विड है, सो अगर यहाँ से लाइन खींचा, सो अभी ये एंगल ऐसा बन गया, ठीक है, ये अभी एंगल कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है, सो ये एंगल कैसा है अभी फिलहाल, तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। अगर ये ऐसा होगा तो ये 90 बन जाएगा, फिर ये 360, तो कैसे भी एंगल, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है 90 से बड़ा वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल होता है और एक्यूट मतलब क्या होता है 90 से छोटा, ठीक है। सो कैसे भी एंगल बन सकता है। चलो तो फर्स्ट वन कॉनकेव मेनिस्कस ले लिया हमने, और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे बनता है, यानी कि कॉनकेव मेनिस्कस में कौन सा एंगल बनता है, तो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है कॉनकेव मेनिस्कस में। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। चलो ठीक है नाउ, तो अभी समझते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना इसके अंदर, वो उनके अंदर कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स दोनों होता है। कैसे, सो देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ये लिक्विड के हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कैसे हैं, सॉलिड के हैं। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा ये कैसा होगा, अधेसिव होगा। बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा ये कैसा होगा, ये तो कोहेसिव होगा ना, और ये कैसा होगा, ये अधेसिव होगा। समझ गया कि नहीं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे कोहेसिव अधेसिव दोनों होंगे, ये चीज समझ गई। नेक्स्ट बात समझ लो, जो लिक्विड होते हैं ना इन ये वेट नहीं करते हैं सॉलिड को, यानी कि सच लिक्विड्स डज वेट्स, अच्छा ये वेट करते हैं मतलब समझ लो आप गीला कर देते हैं। लाइक अगर सपोज कोई भी आपके सामने ये सॉलिड है और यहाँ पे वाटर है, सो ये वाटर क्या करेगा, इस लिक्विड मटेरियल को, ये कंटेनर को क्या करेगा, वेट कर देगा, गीला कर देगा। बट मर्क्यूरी ऐसा नहीं करता है, यानी कॉन्वेक्स वाला जब हम पढ़ेंगे ना वो वेट नहीं करता है, और ये क्या कर देता है, वेट कर देता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे समझते हैं। मान लो कि जो ये एपी है, यहाँ पे एपी है, ये एपी ये क्या है, एक अधेसिव फोर्स है, बिकॉज ये पी और ए जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में दोनों में लग रहा है। ए आर भी सेम, ये भी अधेसिव फोर्स है। ए आर जो है ये भी अपना कैसा फोर्स है, अधेसिव फोर्स। एपी भी अधेसिव फोर्स है। जो ए टी है, ये ए टी कैसा फोर्स है, ये ए टी अपना कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे अब ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन एटी फोर्स एंड ए आर फोर्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये अगर मैं इसको ऐसा ऐड कर दूं तो ये कितना रहेगा, ये टोटल बन जाएगा 90 डिग्री। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। बट एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, थीटा होता है। और वो क्या होता है, वो किसी भी वाटर या लिक्विड मॉलिक्यूल्स और सॉलिड मॉलिक्यूल के सरफेस के बीच में जो भी एंगल बनता है वो होता है, ना कि पूरा हम लोग इस अधेसिव फोर्स वाले फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। समझ आया कि नहीं, यानी कि हमारा कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के और यहां तक के बीच के ही होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा, मैं कह सकता हूं कि हो सकता है 45 डिग्री बने, ठीक है, मे बी 45 ही हो, क्योंकि हाफ है ना तो 45 होगा, ठीक है। यानी कि ए आर और यहाँ पे ए टी के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था, 90 डिग्री का था। बट हम लोग उसको फोकस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे एटी और ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट के बीच में, यहां से और यहां तक के बीच का ही एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। बट यहां से लेके पूरा यहां तक का जो एंगल होगा ये तो 90 होगा, तो हमें ये कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। तो एपी क्या है, अधेसिव फोर्स है। चलो, और इसी की वजह से, इसी अधेसिव फोर्स की वजह से हल्का सा ये जो मॉलिक्यूल होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। अपवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा फ्लो होता है, और इसीलिए यहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म होता है। चलो अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अपना कॉन्वेक्स यहाँ पे मेनिस्कस है, कॉन्वेक्स, उसके पहले कॉनकेव था, अब यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है। चलो तो इस चीज को अभी हम अच्छे से समझते हैं। ऑब्ट्यूस मतलब ज्यादा, 90 से भी ज्यादा एंगल बनेगा, ठीक है। चलो तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें भी सेम, मॉलिक्यूल्स फील्स बोथ कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। और जो लिक्विड होगा डज नॉट वेट्स द सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे अभी मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो अभी हमने पढ़ा था मर्क्यूरी वाला वेट नहीं करता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो एपी है, एपी तो अधेसिव फोर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ए टी है, ए और जो टी है ये भी अधेसिव फोर्स है। वाई,
इस बार एयर के साथ बना रहा है 80। इसके पहले वाले में किसके साथ 80 बना था, सॉलिड के साथ ही बना था 80 यहाँ पे, ठीक है देखो यहाँ पे। बट इस बार 80 किसके साथ बन रहा है, एयर के साथ, और एयर किसके साथ बन रहा है, लिक्विड के साथ। और 80 और एयर के बीच का जो एंगल होता है वही क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ पे देखो 80 है, ये 80 जो यहाँ पे 80 देके रखा है वो, और यहाँ पे जो एयर है यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ये होगा अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट। बट एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, लिक्विड और पूरे सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में। यानी कि अगर ये लिक्विड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आएगा, यहाँ तक, ये पूरा का पूरा। और ये कितना है, ये तो अपना 90 है ना, यहाँ से लेके 80 से ए से लेके टी तक का और ए से लेके सी तक का जो एंगल है वो कितना है, 90 है। बट एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पूरा का पूरा 80 से लेके तो हम मेजर ही करते हैं, 80 से तो हम मेजर करेंगे ना, ठीक है। सो 80 से मेजर करके, क्योंकि देखो यहाँ भी हमने कहाँ से मेजर किया था, 80 से। 80 क्या था, टेंजेंट है ना, टेंजेंट से मेजर करते हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या है 80 अपना टेंजेंट है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें अभी कैसा, ऐसी वाली लिक्विड जो होती है, ऐसी वाली कंडीशन में सपोज ग्लास था, ऐसा आपने भरा है, सो ऐसे वाले में हम कैसा टेंजेंट ड्रॉ करते, कुछ ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, समझ गए कि नहीं। और नॉर्मल जो ऐसा रहता है, ऐसे वाले में हम कैसा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, समझ गए कि नहीं। सो ऐसे टेंजेंट में पूरा का पूरा लिक्विड लेंगे हम लोग, समझ गए कि नहीं। तो ये थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। और इसमें क्या लेंगे, इतना सा, ये क्या होगा एंगल, एक्यूट एंगल होगा, समझ गया कि नहीं। सो ये जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हुआ है, सो ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस का एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है, जिसमें 90 से भी ज्यादा एंगल जा सकता है। चलो जीरो एंगल यहाँ पे देख लेते हैं, जीरो एंगल वाला। जीरो एंगल में क्या होगा भाई, इसमें एपी तो बनेगा लेकिन थीटा क्या होगा, जीरो, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो। यहाँ पे देखो ये ऊपर गया ही नहीं, वैसे ही दिखा रहा है, ऊपर गया नहीं, एकदम लेवल पे है, ठीक है, लेवल पे रहता है। एयर और लिक्विड है यहाँ पे और ये लेवल पे रहेगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये जो सर्कल में है, और ये यहाँ पे लेवल पे रहेगा। और सरफेस टेंशन इस लिक्विड के जो सॉलिड है उसके अलोंग ही बनेगा, यानी कि जो भी एंगल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बट टेंजेंट तो है ही नहीं ना। और जब टेंजेंट नहीं है तो किसके साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाओगे किसी के भी साथ नहीं ना, सॉरी। सो किसी के भी साथ नहीं बनाओगे ना, सो इसके लिए यहाँ पे जीरो एंगल बनेगा। और ये कंप्लीटली वेट कर देता है, एकदम गीला कर देगा पूरे के पूरे सॉलिड को। और ऐसा सिर्फ प्योर वाटर में ही होता है, प्योर वाटर में ही जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और नॉर्मल मर्क्यूरी में ऑब्ट्यूस एंगल, वाटर में, नॉर्मल वाटर में क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। इसमें की कंडीशन क्या है, एसी और एपी एआर एक दूसरे के इक्वल और एसी जीरो रहेगा, ठीक है। चलो आगे थोड़ी सी कंडीशन देख लेते हैं। कांटेक्ट विल बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कब जीरो होगा ये भी थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। सो जो एपी होता है ये याद कर लो, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ या नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसको समझ लोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे। एमसीक्यू वगैरह पूछ लेते हैं यार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है। कंडीशन है 90 डिग्री एंगल लाने की क्या कंडीशन है। तो अगर एपी जो एंगल होगा, ये ए और पी यहाँ के बीच का जो एपी है, ये एसी के 1/√2 टाइम्स होगा, 1/√2 टाइम्स एसी के होगा। सो हमेशा एंगल 90 बनता है। अगर एपी ग्रेटर होगा एसी से तो एंगल हमेशा एक्यूट बनेगा। अगर एपी लेस देन होगा AC/√2 से तो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। इस चीज को आपको याद करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम में पूछो तो लिख देना, नहीं पूछो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो अब एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग सीख लेते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम लोग अपना लेक्चर जो है उसे एंड करेंगे, बिकॉज लेक्चर बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो अभी हम लोग इसी चीज को बस समझ लेते हैं जो कि बहुत ही आसान सा है, और इसके ऊपर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलो सो शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड। समझ लो आपने एक लिक्विड ड्रॉप लिया और आपके पास यहाँ पे एक सॉलिड है। इस सॉलिड में आपने क्या किया, लिक्विड ऊपर से फेंका। लिक्विड जब आप ऊपर से डालोगे तो या तो वो स्प्रेड होगा या तो वो ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा। दो कंडीशन है। तो अगर वो स्प्रेड हो रहा है मतलब वो वाटर का लिक्विड है, अगर स्प्रेड नहीं हो रहा है वो मर्क्यूरी है। समझ गया अच्छे से, क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी कभी भी सॉलिड के साथ चिपकता नहीं है, इसीलिए तो सॉलिड वेट नहीं होता है, गीला नहीं होता है। बट वाटर मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड को वेट कर देता है, किसी भी सॉलिड को वेट कर देता है, इसीलिए वो ऐसे चिपक जाता है, ठीक है सर। चलो तो अब हम यहाँ पे समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थीटा क्या है अपना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इस चीज को समझना। T1 क्या है, ये फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। जो T1 है ये सॉलिड के बीच में और लिक्विड के बीच में एक इंटरफेस है, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पे T2 है, T2 क्या है, ये भी है बट ये एयर, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल भी है।
सो एयर के बीच में और सॉलिड के बीच में, यहाँ पे इंटरफेस का बीच मतलब जो टेंशन है। और T3 क्या है, ये है एयर और लिक्विड के बीच में, यानी कि जो एयर है और जो लिक्विड है उसके बीच में जो टेंशन है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो एयर और लिक्विड के बीच में जो टेंशन है वो क्या है, अपना T3 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो T2 है ना, T2 ये इन सबको बैलेंस करेगा, T1 को भी बैलेंस करेगा और T3 को भी बैलेंस करेगा। बट T3 को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, T3 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो चलो भाई T3 को रिजॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सो जब हम T3 को रिजॉल्व करेंगे, सो कैसा रिजॉल्व करेंगे इसको, हम कुछ इस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसे रिजॉल्व करेंगे और ये क्या देगा, T3 cos थीटा, यानी कि इस T3 इस फोर्स का पूरा रिजोल्यूशन T3 cos थीटा है। ठीक है, चलो तो T2 क्या होगा, T2 इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जब पूरे फोर्स इक्वल हम बनाए ऐसा, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, सो T2 इक्वल होगा T1 के और T3 के, बट T3 का तो अब तो रिजोल्यूशन हम कंसीडर करेंगे, इसलिए T3 cos थीटा प्लस T1 इज इक्वल टू T2, यानी T2 जो फोर्स है ये अकेले, T2 कौन सा फोर्स है, एयर और सॉलिड के बीच में। सो ये अकेले फोर्स किसके इक्वल है, T1 और T3 cos थीटा की। इस चीज को याद रख लो, यानी कि T2 इज इक्वल टू T1 T3 cos थीटा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि T2 के एकदम एग्जैक्ट अपोजिट कौन है, T1, और अपोजिट तभी होगा ना जब T2 के T1 इक्वल होगा। बट यहाँ पे जब हमने T3 को रिजॉल्व किया, सो ये भी T3 के कंसिडर उसी साइड, देखो एक्यूट एंगल बना रहे हैं ना, उसी साइड उसके अगेंस्ट, उसी के मतलब अलोंग होगा। सो इसके लिए प्लस करके T3 cos थीटा भी, उसका T3 का रिजोल्यूशन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके कहीं T2 इक्वली बैलेंस होगा। ठीक है, यानी कि T3 जो यहाँ पे T2 है वो इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा के इक्वल होगा। और फिर जब हम cos थीटा निकालेंगे, सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन cos थीटा। कैसे, T1 उधर भगा दो, T2 माइनस T1 बन जाएगा अपॉन T3 cos थीटा मिल गया। अब यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है, ये कंडीशन आप पढ़ लो। कब एक्यूट एंगल बनेगा, तो एक्यूट एंगल तब बनेगा जब T2 ग्रेटर होगा T1 से, T2 बड़ा होगा T1 से। ठीक है, एंड T2 माइनस T1 पूरा सॉल्व करने के बाद वो T3 से कम होना चाहिए, तो जाके कहीं cos थीटा एक्यूट एंगल देगा थीटा का। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू, cos थीटा की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, सो अपना थीटा एक्यूट होता है, यानी 90 से कम होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ के रखना। एब्ट्यूज एंगल कब बनेगा, जब T2 की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देना, T2 की वैल्यू T1 से क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, T1 से कम होगी। और T1 माइनस T2 जो होगा, T1 माइनस T2, अगर आप ऐसा करो T1 माइनस T2 करो, अगर यहाँ से माइनस कर सकते हो आप T1 माइनस T2, ऐसा करो माइनस कॉमन लेके। ठीक है, सो वो T3 से कम होना चाहिए, तो क्या होगा, अपना cos थीटा निगेटिव आता है और थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद कर लो, पढ़ लो, या तो जिसको दिमाग करेगा वो खुद से सॉल्व भी करेगा। सो ये चीज मैंने आपके ऊपर छोड़ी है, नहीं समझा तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ये लास्ट का एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला। अभी आगे देखते हैं, जब थीटा 0 कब होगा, सो 0 तभी होगा जब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू होगा T3 के। अब देखो ये कैसे, आप बोलोगे ये कैसे हो गया, सो ये तो सिंपल सा ना है, इस चीज को तो मैं यहाँ पे देखो आपको हिंट देके बता देता हूँ। सो cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3 है। सो अगर T2 माइनस T1 T3 के इक्वल हो गया, तो ऊपर वाला सपोज 5 और नीचे वाला भी 5 है, तो ये दोनों इक्वल होके क्या देंगे, 1 देंगे, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। और 1 कब होता है, 1 कब होता है, cos 0 पे होता है, cos 0 पे। सो cos कैंसल, यहाँ पे थीटा क्या आया, 0 डिग्री आ गया। सो ऐसे ही आपको सब निकालना है, मैंने एक करके दिखा दिया है। ठीक है, सो यही कंडीशन है, क्योंकि क्या बोला है, T2 माइनस T1 या T3 के इक्वल होगा ना, T3 के इक्वल होगा, यानी कि कोई भी एक वैल्यू ले लो, T2 माइनस T1 जितना होगा उतना ही T3 भी ले लो, और फिर cos थीटा निकाल लो, आपको उतना मिल जाएगा। और थीटा इम्पॉसिबल कब होगा, कि जब T2 माइनस T1 T थीटा से बड़ा होगा, यानी T थीटा से अगर ये बड़ी वैल्यू है, और T2 हमेशा T1 प्लस T3D, यानी कि T1 और T3 को ऐड करो और T2 बड़ा आए, तब जाके cos थीटा हमेशा 1 से ज्यादा वैल्यू होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 से ज्यादा एंगल कभी नहीं आप ला पाओगे। जाओ पूरा टेबल देख लो, और चाहे sin 90, sin 30, sin 180, चाहे sin 360 इवन देख लो, आपको 1 से ज्यादा वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि sin 90 1 होता है और उसके बाद माइनस वैल्यू चालू हो जाती है। ठीक है, सो आपको 1 से ज्यादा कभी मिलेगा ही नहीं, सो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। समझ आया कि नहीं? तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, सो कभी भी 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। आपने लॉग टेबल में भी साइन कोसाइन वाला टेबल देखा होगा, वहां पे हमेशा 0 पॉइंट ऐसा दिया हुआ है और अंत में 1.00, बट 1.1 कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं, या 1.01 भी कभी नहीं मिलेगा। 1 से ज्यादा होता ही नहीं है ना इसके लिए। ठीक है, सो ये इम्पॉसिबल कंडीशन होगी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग थोड़ा देख लेते हैं भाई। तो नेचर ऑफ लिक्विड हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट को फैक्टर्स अफेक्ट करता है। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि आपको लिक्विड कौन से नेचर का लेते हो वो भी अफेक्ट डालता है। ठीक है, फिर इम्प्योरिटीज अगर होंगी लिक्विड में तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट में अफेक्ट आएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा कम ज्यादा होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड का तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट में प्रॉब्लम आती है। सो कैसे टेम्परेचर का समझ लेते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछता है, हायर टेम्परेचर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 या डिक्रीज। ठीक है, अगर लोअर टेम्परेचर एंगल ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। सो ये इफेक्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना यार, क्योंकि इतना अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड हुई है, सो आप उसे खुद से नोट्स क्रिएट करो और पढ़ो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं यहाँ से आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके और इस पीडीएफ यहाँ पे इसकी ले सकते हो, या फिर यहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।